हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अमित आनंद। वेलकम टू ट्राइबेक ब्लू। हम लोगों ने अभी तक फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। अभी तक जो है हमारा बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आयोटा को इंट्रोड्यूस किया था, फिर हम लोगों ने आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस किया, फिर हम लोगों ने मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया, फिर हम लोगों ने पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और यूलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया, है कि नहीं। फिर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह से हम बेसिक चीज़ें भी सीख रहे हैं। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब लॉग लगाएंगे तब किस तरह से प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से उसको ऑपरेट करेंगे मैथमेटिकली, ये हम बेसिकली सीखने वाले हैं। जैसा कि गाइज हम शुरू से आपको कहते आ रहे हैं कि आप जो भी हम फंडामेंटल्स लेक्चर डाल रहे हैं इस पे आप बार बार प्रैक्टिस करें। एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पे अच्छा कंट्रोल रहेगा तो आप पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, अच्छे से ग्रिप करेंगे। क्योंकि आगे चल के देखेंगे दोस्त कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत बारीकी से कोऑर्डिनेट के अंदर पूरा कोऑर्डिनेट को रिलेट करेंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को जितने भी 11th के मैथमेटिक्स हैं, चाहे वो ट्रिगोमेट्री हो, चाहे वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, चाहे वो बेसिक्स हो, चाहे वो बाइनोमियल्स हो, सारे 11th के मैथमेटिक्स को समेट लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। और एट द एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखेंगे, चाहे वो टेक्निक्स हो या अप्रोच हो, तो शायद आप पाएंगे कि इंडिया का कोई भी टीचर जो आपको बहुत फेमस नाम लगता है या जो आप बहुत राउंड फैकल्टी लगता है, उनका लेक्चर्स एक बार देख लेना कभी फुर्सत में, और हमारा तो आप देख ही रहे हैं। तो आप पाएंगे कि चाहे वो टेक्निक वाइज हो, चाहे आप डीलिंग वाइज हो, या फिर बहुत यूनिक अप्रोच के हिसाब से देखा जाएगा, तो लगेगा कि नहीं यार, हम बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से हम गाइड हुए हैं, बहुत ऑथेंटिक सोर्स से हमने नॉलेज लिया है। और फिर देखेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, बेहतर। और हम ये मानते हैं दोस्त कि जिस बच्चे का कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बेहतर है, समझें कि उसका 11th के और बेसिक टॉपिक पे क्या है, उनका अच्छा ग्रिप है। या ये कहें कि 11th के जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स के बेसिक या चैप्टर्स के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है उस बच्चे का, ठीक है। सो फिर से मैं बोलूँगा गाइस कि आप शुरू से फॉलो करते चलें। और मैं एक और बात बता दूं, 12th वाले बच्चों के लिए मैं एक और मैसेज दे दूं कि हम 1-2 दिन के अंदर, चूँकि हमने प्रॉमिस किया था कि हम YouTube पे अपना जितना भी लेक्चर्स है मैथ्स का हम सारा दे देंगे, जिससे कि ट्राइबेक का बच्चा देखेगा और भी जो बच्चे देखना चाहते हैं वो भी देखेंगे। तो अपने प्रॉमिस के मुताबिक हम परसों से आपको 11th का टॉपिक देंगे। और 11th में स्टार्ट एकदम बेसिक से, एकदम फंडामेंटल से, एकदम निगेटिव से स्टार्ट करेंगे। ये हम मानकर वीडियो डाल रहे हैं कि जो बच्चा मेरा वीडियो देखेगा वो मैथ्स बहुत नहीं के बराबर जानता है, उनका फंडामेंटल बहुत वीक है, उनका बेसिक बहुत वीक है, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो भी बच्चे स्टार्ट करें, सीखे, तो उनको लगे कि हाँ यार वाकई में मैथ्स बहुत अच्छे से सीखा जा सकता है, बहुत आसानी से मैथ्स सीखा जा सकता है। सो हम इस बात को हमारा एक बात 12th वाले बच्चों से कहना है कि जैसे हम 12th कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ हम बेसिक हमको फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे साइन स्कीम, जैसे मॉडुलस, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और उन सारे फंक्शंस का इनइक्वालिटी, तो हम बेसिक वहाँ फिर से रिवाइज करेंगे। तो इससे अच्छा है कि वहाँ के बजाय आप यहीं से क्या करें, सारे बेसिक्स को आप रिवाइज करते चलें, सारे बेसिक्स को देखते चलें, ताकि हम वहाँ पर डायरेक्टली सीधे कैलकुलस स्टार्ट कर सकें। ओके, सो जितने भी 12th के बंदे हैं वो अभी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को तो फॉलो करते चलेगा ही, साथ ही साथ जो हम बेसिक लेक्चर्स डालेंगे उसको भी क्या करेगा, वो शुरू से देखते चलेगा, ताकि हम जब कैलकुलस स्टार्ट करें तो वो सब सारे टर्म्स को वहाँ पे क्या कर सकें, स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं हो। ओके, है ना, वहाँ पे हमको थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा, है ना। सो फिर से मैं बोलूँगा कि जितने भी बेसिक लेक्चर आएंगे 11th के, वो सारे क्या करेंगे, पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर्स 11th वाला देखते हुए रिवीजन करते चलेगा, है ना। पहले से पढ़ाया हुआ है उनको, बहुत 2-2 बार पढ़ाया हुआ है बेसिक्स, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करेगा, है ना। और उसमें रिवाइज किस पे करना है, साइन स्कीम को आप अच्छे से करके रखिए, मॉडुलस वाले को अच्छे से करके रखिए, और लॉगरिथमिक फंक्शंस को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, जितने भी इनइक्वालिटीज़ हैं इन सब को अच्छे से करके रखिए, ताकि आप कैलकुलस में एक अच्छा शुरुआत कर सकें और कैलकुलस में एक अच्छा पकड़ बना सकें। आप जानते हैं कैलकुलस का वेटेज जेईई मेंस में या एडवांस में आपको सब कुछ बताया हुआ है कि नहीं। और 2-3 दिन के अंदर कुछ बच्चों ने बोला था कि सर जेईई मेंस और एडवांस के लिए थोड़ा आप भी प्लानिंग शेयर कर दीजिए, और दोनों में ये भी डिस्क्रिमिनेट करके बताइए कि दोनों में क्या कॉमन वेटेज है सारे टॉपिक का, जेईई मेंस एडवांस में, या दोनों का अलग अलग वेटेज है। तो ये इन बातों पे भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे। ओके, सो अभी आज हमारा मोटिव है दोस्त, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक और बेसिक टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जब जेड में आप लॉग लगाते हैं तो फिर उसके साथ क्या ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है, ये बात को हम सीखेंगे, है ना। तो हमने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया x प्लस आयोटा बाई। आप जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर x बाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी का हम पोलर फॉर्म r से थीटा लिखते हैं, जहाँ r क्या है x बाई से और जिनके बीच का डिस्टेंस, और थीटा क्या है x बाई से, है ना, x बाई के द्वारा बनाया गया एंगल। उसी तरह से ये यूलर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का, r सिमिलर है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू x बाई, और थीटा क्या है x बाई के द्वारा बनाया गया एंगल या x बाई का आर्गुमेंट या z का आर्गुमेंट। ये सब बात क्लियर है, इसमें बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और r का मतलब मोड ऑफ z होता है, ओके, और इसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, बाई स्क्वायर। सो आज गाइज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लॉग लगाते हैं तो उसके साथ किस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, ओके। सो देखते हैं हम लोग। सो हम क्या करेंगे, z इक्वल्स टू, हम ये नहीं लेकर हम ये फॉर्मेट z बराबर हम ये लेते हैं, तो ये लिख सकते हैं कितना, r को हम मॉड ऑफ z भी लिख सकते हैं, तो मॉड ऑफ z ई टू आर कितना आई थीटा। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, है ना, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। लॉग का प्रॉपर्टी पहले से आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक दो प्रॉपर्टी हम यहाँ जल्दी से लिख देते हैं। अगर log m इंटू n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको हम लिख सकते हैं log m प्लस क्या, log n, ठीक है। देखिए हम ये बताया हुआ है कि अगर log LO जिस लिखा हुआ उसका बेस नहीं मेंशन किया हुआ, अगर बेस नहीं दिया हुआ तो हम क्या मान के चलेंगे, 10। यदि दे दिया है तो कोई बात नहीं, है ना, लेकिन यदि नहीं दिया है और log LO जिस लिखा हुआ है तो उसका हम बेस कितना लेकर चलेंगे, 10 लेके चलेंगे। लेकिन यही लोग अगर कैलकुलस में ऑपरेट करेंगे, यही लोग कहाँ ऑपरेट करेंगे, कैलकुलस में, तो वहाँ पे हम 10 के बजाय क्या मानेंगे, ई मानेंगे। आप ध्यान से सुनिए, यदि लॉग आप नॉर्मली कहीं आप डील कर रहे हैं और लॉग एलो जिस लिखा हुआ है, क्योंकि लॉग को लिखने का दो तरीका है, एक एलन है, एलन एक्स, और दूसरा क्या है, लॉग ऑफ एक्स। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को दो तरीके से लिखते हैं, एक एलन ऑफ एक्स लिखते हैं, है ना, इस तरह से लिखते हैं एल एन ऑफ एक्स लिखते हैं, और एक लिखते हैं एलओजी ऑफ एक्स, है ना। इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, इसको नेपियर लॉगरिथम बोलते हैं, दोनों का अलग अलग नाम है, ओके। इसको नेपियर नाम का बंदा ने दिया था, इसका नेचुरल लॉगरिथम क्योंकि इसको बहुत सारे लोगों के द्वारा इन पे काम किया हुआ था, इसलिए किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम नहीं देकर क्या कहा गया, इसको नेचुरल लॉगरिथम कहा गया, ओके। सो इस बात का ध्यान दें आप लोग, ठीक है। सो यदि हम कहीं पे नॉर्मली अगर लॉग को ऑपरेट कर रहे हैं, यदि नॉर्मली कहीं लॉग को ऑपरेट कर रहे हैं और लॉग एलो जिस लिखा हुआ है और बेस नहीं दिया हुआ वहाँ पे, तो हम क्या मान चलेंगे उसको दोस्त, उसको हम मान चलेंगे 10। लेकिन यही लॉग अगर कैलकुलस में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ हम बेस कितना लिख चलेंगे, ई लिख चलेंगे। चलिए इसको आप आगे डिस्कस करेंगे, है ना, और दोनों तरफ बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है log 3 इंटू 2, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2। यहाँ बेस कुछ नहीं मतलब कितना मान चलेंगे, कुछ नहीं दिया मतलब हम 10 लेकर चल सकते हैं, कुछ नहीं मतलब हम 10 लेकर चल सकते हैं, और दे दिया होता तो कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ये log, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्त, log ऑफ x बेस है, इसको क्या पढ़ते हैं, log ऑफ x बेस है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, है ना। एक आर्गुमेंट यहाँ पे थीटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको भी आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेस। कोई भी लॉग डिफाइन कब होता है दोस्त, लॉग डिफाइन कब होता है, जब ये आर्गुमेंट 0 से बड़ा हो, आर्गुमेंट क्या हो, 0 से बड़ा हो, और ये बेस सेम टाइम में 0 से बड़ा हो और 1 के बराबर नहीं हो। ध्यान रखिएगा ये बात आप लोग, है ना। कोई भी लॉग, इसको क्या पढ़ते हैं, log ऑफ x बेस है, क्या पढ़ते हैं, log ऑफ x बेस है। ये log लिखा हुआ log कब डिफाइन होगा, जब जो आर्गुमेंट है वो 0 से बड़ा हो जाए, ये जो बेस है वो 0 से बड़ा है और बेस 1 के बराबर नहीं हो, ठीक है। सो इसको हटा देते हैं। जल्दी से एक प्रॉपर्टी और लिख देते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है कहीं पे log x टू दी पावर बाई और बेस मान लिए b लिखा हुआ है, ये जो बाई है वो आर्गुमेंट का पावर है। तो log का प्रॉपर्टी आपको बताया हुआ है कि जो log का आर्गुमेंट का पावर है वो बाहर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो log x बेस क्या हो जाएगा, b। यदि log के आर्गुमेंट पे कोई पावर है, यदि log के आर्गुमेंट पे कोई पावर है तो वो बाहर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे उसको इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि लिखा हुआ है log 3 टू और 5, बेस कुछ नहीं मतलब 10 मान के चलेंगे यहाँ पे, तो 5 इंटू कितना, log 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, समझ गए।
हम ये लॉग का डिस्कशन क्यों करने लगे, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा इन दोनों प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था, इसलिए ये दोनों प्रॉपर्टी को, अगर लॉग के आर्गुमेंट में प्रोडक्ट है तो वो प्लस में चल जाएगा, और यदि लॉग के आर्गुमेंट का पावर है तो वो पावर लॉग के बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए आते हैं, तो यहाँ लॉग लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा लॉग ऑफ जेड, और ये हो जाएगा कितना लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड ई टू आर आई थीटा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों लॉग के प्रॉपर्टी को क्यों जिक्र किए, या यहाँ पे लॉग का डिसीजन क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमको इन दोनों का प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन था। अब देखिए इसको आप थोड़ी देर के लिए m मान लीजिए, और इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए n, तो ये हो गया log m गुने n। इसको आप लिख सकते हैं कितना log m प्लस कितना log n लिख सकते हैं। log m को कितना माना है आपने, m को कितना माना है मॉड ऑफ z, प्लस n को कितना माना है log e टू द पावर i थीटा। ओके, सो इसको हम हटा देते हैं। समझ गए दोस्त। सो ये लिख सकते हैं कितना log ऑफ z, यही हम लोग को पढ़ना था। किसी कम्प्लेक्स में जब लॉग लगाते हैं तो क्या मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना पड़ेगा, ये हम लोग देख रहे हैं अभी हम लोग। तो ये लिखा गया कितना मॉड ऑफ z। ओके, सो अब देखिए ये जो आई थीटा है, ये क्या है आई थीटा। अच्छा एक चीज़ और है, हमने यहाँ दोनों तरफ लॉग लगाया था, और हमने बोला था, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि यदि लॉग में बेस अगर नहीं दिया हो तो हम क्या मांग चलेंगे 10। हम यहाँ ले लेते हैं बेस कितना है e, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा बेस e हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा e हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा e। जब लॉग का बेस नहीं दिया तो हम कितना मांग चलते हैं 10। हम मान लेते हैं दोनों तरफ लॉग का बेस कितना है e, हमने ले लिया अपने मन से। अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरत के हिसाब से आप 3 ले सकते थे, जरूरत के हिसाब से आप 4 ले सकते थे, जरूरत के हिसाब से आप 10 ले सकते थे, जरूरत के हिसाब से आप 20 ले सकते थे। यदि लॉग का बेस नहीं लिया हुआ है तो हम 10 लेके चलेंगे, और हमको जरूरत है तो बेस कुछ और भी लेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि जो लॉग हम LHS में लेंगे वही जो बेस हम LHS में लेंगे वही बेस हम RHS में। हमने यहाँ दोनों तरफ क्या ले लिया e ले लिया, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा e, यहाँ भी क्या हो जाएगा e हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया दोस्त। देखिए यहाँ पे जो आई थीटा है वो आर्गुमेंट का पावर है, यहाँ जो आई थीटा है वो आर्गुमेंट का क्या है पावर, और आर्गुमेंट का जो पावर रहेगा वो लॉग से बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आई थीटा, और ये होगा कितना log e, और बेस में भी कितना है e। एक और चीज़ जानिए कि यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस सेम है, यदि लॉग का आर्गुमेंट और बेस क्या है सेम है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा log मॉड ऑफ z बेस e प्लस कितना आई थीटा। यानी ये हमारा आ गया क्या, यदि हम z में क्या लगाएंगे log, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ z। कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप लॉग लगाते हैं तो उसको आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जल्दी से, है ना, फटाफट। जैसे लेट कर लीजिए, लेट z बराबर 1 प्लस आयोटा है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है 1,1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखें, पोलर फॉर्म में नहीं यूलर फॉर्म में अगर लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं r e टू आर कितना आई थीटा। इस पॉइंट के ये पॉइंट 1,1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है। आप निकाल लीजिए इसका आर्गुमेंट कितना है, इसका जो थीटा है वो कितना है π/4, और इसका जो r है यानी कि इस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है जो कितना है 2 है। तो आप देखेंगे कि इसको r की जगह कितना लिख सकते हैं 2, और e टू आर i और कितना π/4। या अगर आप इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, आप इतना अगर एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, तो मॉड ऑफ z लॉग ऑफ z बराबर आपने कितना पढ़ा है, लॉग ऑफ z बराबर कितना पढ़ा है, लॉग मॉड ऑफ z प्लस कितना आई थीटा। अभी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में लॉग लगा के देखें तो इतना लिख सकते हैं, उसको इतना लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं। आपका मॉड ऑफ z कितना है, आपका मॉड ऑफ z कितना है 2, तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ 2 प्लस कितना आई थीटा, थीटा कितना है π/4। तो ये हमारा रियल पार्ट है x, और ये हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट y है, नहीं तो है ना। z का लॉगरिथम पढ़ रहे थे, z का लॉग पढ़ रहे थे, तो इस तरह से किसी भी z का लॉग हम इस तरह से लिख सकते हैं।
आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि इसको यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, फिर दोनों तरफ लॉग लगाते। बार बार उतना कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम इसी चीज़ को ध्यान रखें कि अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर में लॉग लगाया जाए, अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर में लॉग लगाया जाए तो उसको हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। और ये तो हम प्रूफ कर दिए, ये तो एक्सप्लेन कर दिए, ये तो एक्सप्रेस कर दिए, है ना। तो डायरेक्टली हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने ये लिख लिया। हमको मोड ऑफ जेड कितना था, 2। मोड ऑफ जेड का मतलब 1,1 से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस, जो कि r बराबर हमने 2 लिया था, और 1,1 के द्वारा बनाया गया एंगल कितना था, π/4। ये सब निकाल के आप देख सकते हैं, ठीक है। सो हमने लिख लिया। अब ये भी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग है, इस कम्प्लेक्स नंबर का जो लॉग है उसका रियल पार्ट कितना है, log 2। इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, π/4। चलिए, तो कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम्प्लेक्स नंबर का लॉग निकालो, या कम्प्लेक्स नंबर में जब लॉग लगाते तो बोलेगा कि उसका रियल पार्ट निकालो। तो जैसे अगर इसी का पूछा था कि इस कम्प्लेक्स नंबर के लॉग का रियल पार्ट निकालो, तो इस कम्प्लेक्स नंबर के लॉग का रियल पार्ट कितना है, log 2, और इसका आयोटा वाला पार्ट कितना है, π/4। तो ऐसा बहुत बार होता है कि बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दिए गए कम्प्लेक्स नंबर के लॉग का आप रियल पार्ट निकालें या इमेजिनरी पार्ट निकालें। चलिए दोस्त, अभी हम सीखते हैं। हम लोग एक और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म सीखते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और भी सीखते हैं, है कि नहीं। और इसमें हम ज़्यादातर अपना खुद का लॉजिक देंगे। एक थ्योरम है कम्प्लेक्स नंबर में, डी मॉयवर थ्योरम। कौन सा थ्योरम है, डी मॉयवर थ्योरम। कुछ लोग इसको डी मॉर्वियस थ्योरम बोलते हैं, कुछ लोग डी मॉर्व्स थ्योरम बोलते हैं, है ना। डी मॉयवर्स थ्योरम, इसको लिखते हैं कैसे, DMOIVRE, डी मॉयवर्स थ्योरम। हालांकि मेरे हिसाब से इस थ्योरम का कोई ज़रूरत है नहीं। मैं अभी थोड़ी देर में ये बताऊंगा कि आप इसको डी मॉयवर्स थ्योरम के जगह पे आप अमितानंद थ्योरम रखें, है कि नहीं। क्योंकि जो ये थ्योरम जिस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, मैं कह रहा हूं कि उस चीज़ को बगैर इस थ्योरम को एक्सप्लेन किया जा सकता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ये कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n। तो डी मॉयवर्स थ्योरम क्या बोलता है कि cos थीटा, इसका नाम क्या बोलेंगे, डी मॉयवर्स थ्योरम, ठीक है। कुछ लोग इसको डी मॉर्वियस थ्योरम बोलते हैं, डी मॉर्व्स थ्योरम भी बोलते हैं, है ना। डी मॉयवर्स थ्योरम ये क्या कहता है, ये कहता है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये कौन कहता है भाई, ये डी मॉयवर्स थ्योरम कहता है। मैं कहता हूँ उसको गोली मारो, है ना। तुम बस ये मेरा चीज़ को ध्यान रखो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये 2 केस में इस चीज़ को पढ़ा है, हम ले लेते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 ले लेते हैं कि इफ n बराबर क्या है, इंटीजर। इंटीजर्स का मतलब समझते हैं 0 +- 1 +- 2 +- 3, इस तरह से, है ना। n क्या मान के चलें दोस्त, इंटीजर्स। ये 2 केस में पढ़ा है कि जब एक बार इंटीजर्स है तब, एक बार जब रेशनल नंबर है तब, ठीक है। तो हम दोनों के लिए देखेंगे, दोनों के लिए हमारा फंडा काम करेगा। ऐसा नहीं कि इंटीजर्स के लिए फंडा का मेरा काम करेगा और रेशनल नंबर के लिए फंडा काम नहीं करेगा, ठीक है। देखिए दोस्त, अगर इसको बहुत गौर से देखेंगे आप, तो ये सिस थीटा है। सिस थीटा को भी आप क्या लिखते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। या अगर देखा जाए तो इसको आप, और देखिए ये देखा जाए तो ये क्या है दोस्त, सिस थीटा, और सिस थीटा को आप e टू और आई थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ r कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ r कुछ नहीं मतलब 1 है। मतलब कह सकते हैं कि आपको पता है कि सिस थीटा से ऑरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना है। सिस थीटा का मतलब दोस्त cos थीटा प्लस क्या, आई साइन थीटा। और ये कौन सा पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्त, है ना। सब बात को एकदम देखिए रिलेट कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। हम क्यों बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा बात यहाँ रिलेट हो रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है पॉइंट cos थीटा कॉमा क्या, साइन थीटा है। और देखें इस पे मॉड लगाया, मॉड का मतलब ये जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस। तो एक अंदाज से ले लेते हैं कि ये है cos थीटा कॉमा क्या, साइन थीटा। तो OP का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √cos थीटा -0 का होल स्क्वायर और साइन थीटा
माइनस 0 का क्या होल स्क्वायर है ना। और ये कितना आ जाएगा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो आप क्या देखें कि यहाँ पे आर कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, या ये कहें कि सिस थीटा मतलब कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। तो सिस थीटा का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1 है ना। तो हम निकाल के भी दिखा दिया आपको। चलिए आते हैं इसके थ्योरम पे, इसको थ्योरम को अच्छे से देखते हैं। केस नंबर 1 लिया जब हमने मान लिया कि ये क्या इंटीजर्स है ना, और ये भी आपने देख लिया कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को सिस थीटा या ई टू आर आई थीटा लिख सकते हैं है ना। ये हमारा पोलर फॉर्म है, यहाँ पे आर कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है ना। या ये समझ सकते हैं कि बेसिकली ये जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है ये यूनिमॉडुलर कम्प्लेक्स नंबर है। यूनिमॉडुलर कम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस 1 है। ओके, सो इस बात का ध्यान रखें आप। जैसे ये इसको ये लिख सकते हैं, ये बात किसने कहा था, डी मोइवर्स थ्योरम। मैं कहता हूं कि इसको गोली मारो, हम लोग अपना देखते हैं फंडा। हम अभी केस में फर्स्ट में क्या मांग चल रहे हैं तो ये इंटीजर्स है। देखिए इसको हम यूलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे कि देखा आपने सिस थीटा, और इसको यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं ई टू आर आई थीटा। पावर कितना है दोस्त n है ना। तो इसको लिखेंगे कितना ई टू आर आई एन थीटा है ना। इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या ले लीजिए अल्फा ले लीजिए, यानी हो गया ई टू आर आई अल्फा। और फिर ई टू आर आई अल्फा को है ना, ये देखिए आप इस चीज़ को और भी एक चीज़ का ध्यान रखिए, यूलर से फटाफट आपको पोलर में जाने के लिए आना चाहिए और पोलर से फटाफट यूलर में आने के लिए, मतलब आपको बहुत विद इन सेकेंड एकदम आप इमेजिन करिए कि अच्छा सिस थीटा मतलब ई टू आर आई थीटा, सिस अल्फा का मतलब ई टू आर आई अल्फा, या ई टू आर आई अल्फा मतलब सिस अल्फा होगा, सिस अल्फा का मतलब कॉस अल्फा कॉमा साइन अल्फा है ना। तो दो चीज़ का एकदम ये प्रैक्टिस से होगा। ये कैसे होगा, प्रैक्टिस हमने सिखा दिया बारीकी से, अब एक 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्या करिए प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये बेसिकली हो जाएगा कितना कॉस अल्फा प्लस क्या आई साइन अल्फा। अल्फा को आपने क्या लिया था, अल्फा को आपने कितना लिया था एन थीटा, यहाँ पे लिख दिए एन थीटा प्लस क्या आयोटा साइन एन थीटा। देखिए अगर इसको देखेंगे तो ये यही चीज़ है, यानी कि ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए डिमॉर्बस, इसका फालतू में क्यों नाम हम याद रखें, इसका नाम हमने इसलिए लिया ताकि आपको ये न लगा कि सर ने ये टर्म का ही इस्तेमाल नहीं किया, सर ने ये जो एक थ्योरम है ये थ्योरम के बारे में हमने बताया, तो ये थ्योरम का नाम बता दिया कि ये बंदे ने बोला कि इसको हम ये लिख सकते हैं, जबकि ये लिखने के लिए हमको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं, हम बस यूलर और पोलर फॉर्म क्या कर लें फॉलो कर लें है ना, तो ये अपने आप लिखा जाएगा। ओके सो जैसे दोस्त अगर देखिए जैसे मान लिया कि अगर लिखा हुआ कहीं पे ई टू आर आई पाई बाई 3 लिखा हुआ है, तो ई टू आर आई पाई बाई 3 को हम ये यूलर फॉर्म है हमारा, इसको अगर जहाँ पे यहाँ पे आर नहीं कुछ तो कितना है 1, और जहाँ जहाँ आर होगा इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमॉडुलर होगा। यूनिमॉडुलर का मतलब वो जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस कितना 1 होगा। यूनिमॉडुलर का मतलब ध्यान रखें, या ये कहें कि वो पॉइंट बेसिकली एक ऐसा सर्कल पे डांस कर रहा है जिस सर्कल रेडियस कितना है 1। आगे चल के इसको हम सर्कल हो चाहे पाराबोला हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो सब को रिलेट करेंगे। सो दोस्त धीरे धीरे वेट करो, लोकस से रिलेट करेंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इसको अगले 2-3 एपिसोड में आप देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर पूरा क्या हो गया कोऑर्डिनेट बन गया, पूरा लग रहा है कि जैसे कम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट में क्या है कोई डिफरेंस नहीं है। ये 2-3-4-5 लेक्चर होते होते आपको ऐसा फील होने लगेगा, ठीक है। तो इसको हम यूलर से फटाफट हम पोलर में लिखने के लिए आना चाहिए, तो कॉस पाई बाई 3 प्लस क्या आयोटा साइन पाई बाई 3। कहीं पे लिखा हुआ है ई टू आर आई अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा, तो इसको आप फटाफट आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या गामा। ध्यान रहे जहाँ ये क्या होता है मेरा आर्गुमेंट, ये यहाँ क्या है आर्गुमेंट है, ये जिस भी कम्प्लेक्स नंबर ये जिस भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस पॉइंट से बनाया गया एंगल कितना है अल्फा कामा बीटा। और ध्यान रखें कि यहाँ कुछ नहीं, आर कितना है 1, यानी ये यूनिमॉडुलर कम्प्लेक्स नंबर है ना, कम्प्लेक्स नंबर है और आर अगर 1 है तो यूनिमॉडुलर कम्प्लेक्स नंबर होगा, ध्यान रखें। सो आपने देखा कि हम इसको हम ये लिख सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए ये जो हमारे डी मोइवर्स थ्योरम है, ये डी मोइवर्स जो हैं ये इन्होंने बोला है कि ये थ्योरम कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा के लिए भी एप्लीकेबल है। अरे भाई साहब मैं बार बोल रहा हूँ कि इसका आप भूल जाइए,
बस हमने ये टर्म का इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको कभी कोई बोल दे कि ये डी मोइवर्स थ्योरम क्या होता है तो आपको ये नहीं लगा कि हम जानते नहीं हैं। डी मोइवर्स ने बोला क्या था कि भाई इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, इस बोला था कि ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इस टर्म के भी एप्लीकेबल है। आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसको हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ही लिख सकते हैं कॉस एन थीटा, क्या माइनस है तो माइनस आयोटा साइन एन थीटा। आइए इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, इसको भी वैसा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दोस्त, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस कितना आई साइन माइनस थीटा। आप जानते हैं साइन माइनस थीटा कितना होता है, साइन माइनस, ये आप 11th में पढ़ा होगा, माइनस साइन थीटा, है ना। ओके, सो इसको हम ये लिख सकते हैं और पावर n था, लिख सकते हैं दोस्त। और ये देखा जाए, आपने ये भी पढ़ा होगा कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, क्योंकि थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए कॉस में माइनस थीटा रखने से कॉस ही हो जाता है और साइन में माइनस थीटा रखने से माइनस हो जाता है। माइनस थीटा का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा क्या, पॉजिटिव। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस ही थीटा आ जाएगा और साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो इसको हम, यानी ये जो टर्म है उसको हम ये लिख सकते हैं, थोड़ी, है ना। सबको थोड़ी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, ऐसा ट्राइवेक के सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत बारीकी से पढ़ाया गया है। ओके, सो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं कितना, सिस माइनस थीटा, या ये कहें कि इसको हम लिख सकते हैं ई टू आर माइनस आई थीटा। यानी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आर्गुमेंट कितना है, माइनस थीटा। यानी ये जो भी कॉम्प्लेक्स है उसका आर्गुमेंट कितना है, माइनस थीटा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं, है ना। तो आइए इसको अभी बिठा देते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना, ई टू आर माइनस आई, क्या, इसको माइनस आई थीटा लिख सकते हैं और पावर पहले कितना था, एन। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ई टू आर माइनस आई आयोटा मतलब आई एन थीटा। फिर से इसको क्या लीजिए, अल्फा ले लीजिए आप थोड़ी देर के लिए, तो हो जाएगा कितना, ई टू आर माइनस आई अल्फा, कितना हो जाएगा, ई टू आर माइनस आई अल्फा। और इसको लिख सकते हैं कितना, कॉस माइनस अल्फा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा। अल्फा को आपने कितना लिया था दोस्त, देख लीजिए, अल्फा को आपने कितना माना था, अल्फा को आपने माना था एन थीटा। सो यहाँ पुट कर दीजिए कॉस। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, कॉस माइनस थीटा अभी बताए हैं, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा तो कितना हो जाएगा, ये कॉस अल्फा, यहाँ थीटा के बराबर अल्फा है, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ थीटा के बराबर कितना है, अल्फा, तो हो जाएगा माइनस आयोटा साइन कितना, अल्फा। अल्फा को आपने कितना लिया था, एन थीटा, तो हो गया कितना, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। यानी कि हमारे जो डी मोइवर्स भाई साहब हैं वो कहते हैं कि ये जो हमारा थ्योरम है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है और इसके लिए एप्लीकेबल है, जबकि ये दोनों चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इनकी कहीं कोई ज़रूरत है ही नहीं। ओके, सो इस बात का देख लिए। सो हमारा डी मोइवर्स थ्योरम कहता था कि हम इसको ये लिख सकते हैं, हम कहते हैं, अब हम भी कहते हैं कि इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से नहीं, इस तरह से हम यूलर फॉर्म सीखे थे किस दिए, हम पोलर फॉर्म किस लिए लिखे, ताकि हम इन सब यहाँ पे क्या कर सकें, इन सब चीज़ का भयानक इस्तेमाल करें। तो हम इसमें इसका केस नंबर फर्स्ट पढ़े, जिसमें एन को क्या माने थे, वो इंटीजर्स माने थे। अगर एन रेशनल नंबर होगा तो भी एक्सप्लेनेशन क्या होगा, यही होगा। हम रेशनल नंबर के लिए भी डिस्कस कर देंगे, पहले हम देखते हैं एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सो इस एपिसोड में हमने दो चीज़ पढ़ा, एक किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग पढ़ा, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम लॉग लगाएंगे, है ना, इसको हम थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं जल्दी जल्दी। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का में जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या लगाएंगे, कॉम्प्लेक्स में जब लॉग लगाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड ऑफ जेड और प्लस कितना, आई थीटा। दूसरी चीज़ क्या पढ़े, डी मोइवर्स थ्योरम, है ना, जबकि इनका कहीं कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या कहा कि कॉस थीटा प्लस क्या, आई साइन थीटा के पावर एन को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। इन्होंने कहा कि ये इसके, हमारा थ्योरम इसके लिए तो एप्लीकेबल है ही, हमारा थ्योरम कॉस थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा के लिए भी एप्लीकेबल है ना। और ये दोनों चीज़ हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये हो जाएगा कितना, कॉस एन थीटा और माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ओके, सो इसको यहीं पे छोड़ते हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड में फंडामेंटल का
एक और सेगमेंट पढ़ेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या? कंजुगेट। और कंजुगेट खत्म होने के बाद हमारा फंडामेंटल्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड फेज पढ़ेंगे। सेकेंड फेज अगर देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड को डिटेल से पढ़ेंगे, मॉड से रिलेटेड और क्या क्या बातें हो सकती है, और उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है उसमें डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम सेकेंड फेज में उसको धीरे धीरे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट से रिलेट करेंगे, थोड़ा थोड़ा और भी कहीं से रिलेट करेंगे। तो फिर इस तरह से हमारा क्या होगा? सेकेंड फेज चलेगा, यानी सेकेंड लेवल चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर उसका सेकेंड लेवल खत्म करेंगे तो क्या होगा? थर्ड लेवल, है ना। और हमारा जो सबसे फोर्थ लेवल होगा वो मिसलेनियस क्वेश्चंस होगा, है ना। और कुछ ऐसा क्वेश्चंस होगा जो डायरेक्टली क्या होगा? मेंस एडवांस कभी उठा के क्या कर सकता है? पूछ सकता है, सिर्फ डाटा बल के। इस तरह से हम लोग फोर्थ फेज में करेंगे, है ना। तो अभी तक हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा होगा दोस्त, नेक्स्ट एपिसोड आप लोग जरूर देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस किसका करेंगे? अभी तक जितना भी फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, जितना भी फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, उन सब का एप्लीकेशन करके क्वेश्चंस करेंगे। तो हम सीखे, और क्या होगा कि पीछे से जितनी चीज़ पढ़े हैं सब और अच्छे से क्या हो जाएगा? रिवाइज हो जाएगा। और अभी एकदम अपना पैसेंस बना कर रखें और खूब कॉन्फिडेंट रहें, है ना। मैंने आपको बोला था कि जब भी आप सुबह उठें तो अपने मन में एकदम जोर जोर से चीख चीख के एक रूम में बंद होकर, है कि नहीं, ऐना के सामने क्या करें, और हमेशा अपने एम्बिशंस को 1 बार 2 बार दोहराएं, है ना, 4 बार 5 बार मुंह से बोलें एकदम पूरा एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ कि हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, हमको ये कर गुजरना है, हमको ज़िंदगी में ये कर गुजरना है। यकीन माने दोस्तों, यकीन माने। वैसे मेरा स्टूडेंट बहुत भली बात जानता है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम कितना पैशनेट रहते हैं, कितना पागल की तरह पढ़ाते हैं, है कि नहीं। हम भूल जाते हैं कि जब हम स्टेज पे चलते हैं तो अपना सारा दुख तकलीफ दुनियादारी सब कुछ भूल जाते हैं और बच्चों के बीच में हम खो जाते हैं। ये सारे आई यू नो वेरी वेल, है ना। ये सारी चीज़ें, मेरा जो खूबी है, मेरा जो पागलपन है, मेरा जो पैशन है, जील है, ये सब आपको पता है ना। सो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरी है। सो नेक्स्ट एपिसोड में क्या करेंगे दोस्त? हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस किस पे करेंगे? अभी तक जितना भी कॉम्प्लेक्स में पढ़े हैं सो सब का हम यूज़ करके उस क्वेश्चंस को बनाएंगे ताकि आपका रिवीजन फिर से एक बार हो जाए। सो क्वेश्चंस प्लस एपिसोड को और अच्छे से देखना है। सो थैंक यू, नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं।